थे, उन बेचारों की मजबूरी थी। उनको तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑफिस की तरफ से बुला करके जिस तरह की बात उनको समझा दी गई, जिस तरह से उनको लिख करके दे दिया, उन्होंने आप सब साथियों के सामने बैठ करके वही बात, वही राग लापने का काम किया, जबकि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने इस षड्यंत्र रचा, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद दी। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी के सरकार ने दिल्ली की में भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे, उनकी भी अनदेखी करी और चौटाला साहब को 2 वर्ष 2.5 वर्ष तक जेल में ज्यादा रखने का काम किया। मैं पहले तो कांग्रेसियों की पोल आपके सामने खोल देता हूँ कि जो इस तरह की बात आपके बीच में आकर के कह गए थे, उनसे पूछने वाला हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार बनी थी 2003 के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त में जिस संजीव कुमार IAS का बारी बारी से जिक्र आता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लगा हुआ था और जिसने एजुकेशन का डायरेक्टर रहते हुए स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए जो डेस्क खरीदे गए थे, जो बैठने के स्टैंड थे, बैठने के जो स्टूल थे, उनकी खरीद के अंदर उसने बेईमानी करी थी। उसकी जांच हुई, उसकी जांच होने के बाद चौटाला साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। उससे पहले तो ना तो कोई JBT का जिक्र था। JBT के टीचर तो ज्वाइन किए हुए उस वक्त उनको 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। तब कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी कि JBT की भर्ती में भी किसी किस्म की कोई काम नहीं है। 2003 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला ने, करण दलाल ने, तीनों ने मिलकर के, करण दलाल ने और सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ संजीव कुमार की मीटिंग कराई और उससे कहा कि आप तो सस्पेंड हो रखे हो, आप तो टर्मिनेट हो सकते हो, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप फंस सकते हो, क्यों नहीं आप चौटाला साहब के ऊपर कोई आरोप लगाए। और उसने फिर ये मन गढ़ंत आरोप लगाए कि फाइलें चेंज करी गई। उसने ये कहा कि मेरे से बुला करके मुझे नया रिपोर्ट सुनाया गया। आज तक जो पहला आदेश कोर्ट का था, उस आदेश के अंदर भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कहीं पे भी प्रूव नहीं हो रहा कि क्या कोई भी एक भी नौकरी की फाइल जो है किधर से उधर उठी। ये बात भी कहीं साबित नहीं हुई है उसमें कि किसी अलमारी का कोई ताला टूटा हो। ये भी कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ोगे, आप उसको देखोगे सारे को, आजकल तो टोटल नेट पे मिलती है, उसमें कहीं कोई एक नए पैसे के लेन देन की बात भी नहीं। अगर आप ऑर्डर को पढ़ोगे तो आपको खुद को ये एहसास होगा कि एक षड्यंत्र है। उसके अंदर देखने वाली बात एक और है। रजनी शेखरी नाम की एक IAS अधिकारी थी, सिब्बल, जो रिटायर्ड हो। सबसे पहले कांग्रेस का राज बनने के बाद CBI की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजीव कुमार की तरफ से जो
एप्लीकेशन लगी थी, जो उसने रिट दायर करी थी, उसमें ऑर्डर ये हुआ था कि सीबीआई इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे। उसकी जो जांच हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं हुई। सीबीआई ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट को समय समय पे जाकर के नहीं बताया था कि जांच कहां तक पहुंच गई। उसके साथ साथ सबसे पहले 161 के अंदर उसके रजनी शेखरी सिंबल के बयान दर्ज, और रजनी शेखरी सिंबल कोई और नहीं है, जो कपिल सिब्बल है उनकी कजन सिस्टर है, जो उस वक्त में लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में। ये उनकी सिस्टर है, उनके ऊपर उनसे उनकी पत्रबद्धु है, उनसे बयान दर्ज कराए। उसने 161 में जब अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए, उस वक्त कहीं चौटाला साहब का या चौटाला साहब के साथ और जिनको आरोपी बनाया गया, चाहे वो शेर सिंह बड़शामी था या अजय सिंह थे, उसने किसी का भी नाम नहीं लिया अपने बयान में। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। 161 के बयान में कहीं कोई नाम नहीं है। और जब चार्जशीट दायर की गई कोर्ट के अंदर, उस वक्त में चौटाला साहब कहीं मुजरिम नहीं थे, ना अजय सिंह मुजरिम था, ना चौटाला साहब थे, ना ये आपका शेर सिंह बड़शामी मुजरिम है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 2 बार डायरेक्टर सीबीआई के घर जाकर के मिल करके, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और 2 बार जब मिल करके आए, उसके बाद एक एडिशनल चार्जशीट जो है सीबीआई की कोर्ट के अंदर दी गई, जिसमें 120 बी के तहत चौटाला साहब को, अजय सिंह को और उसको शेर सिंह बड़शामी को मुजरिम बनाया गया। क्योंकि उस वक्त केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, और सीबीआई तो आज कांग्रेस भी ये बात मानते और कहते हैं कि सीबीआई तो सरकार का तोता है, करतूत नहीं है, जैसे सरकार चाहती है वैसे सीबीआई बोलती और लिखती है। तो उस वक्त इन्होंने भी उसका खूब मिसयूज किया। जब इन्होंने मिसयूज किया तो आज इनको इसी बात को लेकर के तकलीफ है कि आज भी उसका मिसयूज फिर से होता। और उसके बाद जो है चौटाला साहब का उस केस के अंदर 120 बी में नाम डाला गया। जो कांग्रेसी ये कह रहे थे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा हूं। अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो उन कांग्रेसियों को जो आपके बीच में बयान दिए थे उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से दिल्ली की सरकार ने चौटाला साहब को जो है 2.5 बरस और ज्यादा जेल में रखने का काम किया। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, ये आदेश भारत सरकार के, ये आदेश हाई कोर्ट के, ये आदेश दिल्ली सरकार के, जो मेरे हाथ में जिसकी कॉपी है। मैं आपको डेट वाइज डिटेल से बता रहा हूं। एक ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से हुआ था। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर 60 साल से ऊपर 70% विकलांग वाले जो कैदी थे, जिन्होंने 50% सजा पूरी कर ली थी, उन कैदियों के रिहाई के आदेश जारी केंद्र की सरकार की तरफ से हुए थे। सब प्रदेश की सरकारों को उन्होंने लिखा था कि हमारा ये फैसला है, आपको इस फैसले को मान करके इस तरह की सजा आपका लोग जो उनको रिहा करना चाहिए। चौटाला साहब जो है 2018 सितंबर तक, ये ऑर्डर अक्टूबर का है, और ये सितंबर 2018 तक 7 साल की जेल काट चुके। हम उस 50% वाली कैटेगरी में भी आते थे, और चौटाला साहब 70% हैंडीकैप वाले में भी आते थे,
और उम्र के हिसाब से भी उनकी उम्र उस वक्त 80 वर्ष हो चुकी थी, 80 से ज्यादा। उनकी उम्र उस वक्त 83 साल के करीब थी, 83-83 साल। वो अपनी उस उम्र वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहे थे। सारी कंडीशन पूरी करने के बावजूद भी और कैदियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन चौटाला साहब को रिहा नहीं किया गया। उनको रिहा ना करने के पीछे इस किस्म के आरोप जेल में उनके ऊपर लगाए गए, जो स्वयं जेल के अधिकारियों ने माना कि ये जो भी आरोप इनके ऊपर लगे वो सारे गलत हैं। अब जब जेल की रिहाई के वक्त जो जेल की तरफ से एक अपनी तरफ से एक जेल की तरफ से लिख करके भेजा जाता है कि इनका किस तरह का करैक्टर जेल में है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आदमी आउटस्टैंडिंग, इनसे अच्छा बिहेवियर जेल में किसी का भी नहीं था। उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव करने वाले व्यक्ति थे, हर चीज में कोऑपरेट करते थे, जेल के हर नियम की पालना करते थे, मानते थे। इन्होंने एक दिन भी जेल मैनुअल से बाहर जा करके कोई काम नहीं किया, चाहे मुलाकात की बात थी, चाहे कोई कोर्ट में जाने के लिए था, या कोई और किसी किस्म के भी समय समय के जो आदेश थे उन्होंने उनकी सबकी पालना की। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट उन्होंने खुद दी और उन पर आरोप लगाते थे कि इनके पास टेलीफोन पकड़ा गया। उस टेलीफोन के नाम के ऊपर भी वही चौटाला साहब की रिहाई में रुकावट पैदा करते थे। चौटाला साहब जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में कोई तम्बाकू पकड़ी गई, जबकि चौटाला साहब तो तम्बाकू सेवन भी नहीं करते थे। उन्होंने तो 77 में तम्बाकू फेंक दी थी, उसके बाद उन्होंने कभी बीड़ी, सिगरेट, पान किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। उससे पहले हुक्का पीते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। इस किस्म के आरोप लगा करके उनको जेल में रोकने की कोशिश की गई। चौटाला साहब की जो 7 सितंबर को 2018 को जो 7 साल की सजा पूरी हो गई, उनकी रिहाई करनी चाहिए थी सरकार, लेकिन रिहाई करने के बजाय उनको किसी न किसी तरीके से रोक दे। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के अंदर जाकर के हमने चौटाला साहब की रिहाई के लिए जो सरकार की तरफ से आदेश थे उनकी कॉपी साथ लगा करके एक रिट दायर करी कि चौटाला साहब को रिहा किया जाए। हाई कोर्ट का आदेश है दिल्ली की सरकार को कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली की सरकार ये बताए कि चौटाला साहब जब सारी कंडीशन को पूरा कर लें तो इनको रिहा क्यों नहीं किया जाए। उस कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह से अनदेखी की दिल्ली की सरकार ने। जब समय पूरा हुआ तो जाकर के कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जेल की तरफ से हमें अब तक प्राप्त नहीं हुए, इसकी वजह से आगे डेट दी जाए। कोर्ट ने अगली डेट दे दी। उन्होंने हमें लिख करके भेज दिया कि जो ऑर्डर कोर्ट ने किया है हम चौटाला साहब को रिहा नहीं करते। हमने दोबारा कोर्ट को जाकर के एप्लीकेशन मूव करी और कहा कि आपने जो ऑर्डर किया था उसकी कॉपी उन्होंने चौटाला साहब को भेज दी। ये कॉपी है, कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला करे। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि या तो 4 सप्ताह में आप अपना फैसला करो, आप नहीं करोगे तो फिर हम अपना फैसला करेंगे। हमने उनसे कहा था कि ये आदेश तो पहले ही किए थे दिल्ली की सरकार ने, उधर रिहा करना ही नहीं चाहते, इसके हम कोर्ट में आए। कोर्ट आदेश करे, हमें जो कोर्ट आदेश करेगी उसको मानेंगे। उसके बाद कोर्ट ने फिर दोबारा उनको उस दौरान जो है कोर्ट की छुट्टियां होगी और छुट्टियां होने की वजह से कुछ समय निकल गया। हमने 4थे महीने में फिर दोबारा जब कोर्ट में एप्लीकेशन कराई तो कोर्ट ने फिर 24 दिन का समय दे दिया। 24 दिन का समय देने के बाद दिल्ली वालों ने
सरकार वालों उस दिल्ली की कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कहीं लगता है उसी दौरान जिस बेंच के पास हमारा केस लगा हुआ था वो बेंच ट्रांसफर हो गया, और बेंच ट्रांसफर होने की वजह से लंबी डेट ले गए, उसी दौरान कोविड आ गया, कोविड का बहाना करते रहे। अब दोबारा से फिर उसी बेंच को, जिस बेंच को सबसे पहली एप्लीकेशन लगी थी, उसी जो जस्टिस है उनके पास फिर हमारा केस लगा। उन्होंने बड़ा सख्त आदेश दिया उसमें कि जो मेरा पहला ऑर्डर था, मुझे ध्यान है कि मैंने जो ऑर्डर किया था उस पर दिल्ली सरकार ने उनको रिएक्ट क्यों नहीं किया। फिर ये कोविड आ गया, इस कोविड की वजह से फिर अदालतों में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इस दौरान हमने अपनी तरफ से दिल्ली सरकार को एक अपने वकील के माध्यम से आरटीआई में मांगा कि बताएं कि चौटाला साहब की रिहाई कब है। उन्होंने तुरंत लिख करके दे दिया कि इस डेट तक इनकी सजा पूरी होती है, ये रिमिशन है 6 महीने, हम इनको रिलीज करें। मतलब किस तरह से उनको रोकने की लगातार आप पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से और जेजेपी वालों की तरफ से भी ये कोशिश रही। मुझे हैरानी है, दुष्यंत दिग्विजय का ध्यान आया था, कह रहे थे कि हमें बहुत खुशी है चौटाला साहब रिहा हो गए। उनसे पूछने वाला हो, चौटाला साहब का एक्सीडेंट हुआ था, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था, आज उनकी रिहाई पे तुम्हें खुशी हो रही है। उस दिन जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? अगर तकलीफ हुई, अगर कोई रिश्ता था, तो फिर तुम उनसे टेलीफोन पर क्यों नहीं संपर्क किया? क्यों नहीं चौटाला साहब से हॉस्पिटल मिलने गए? क्यों नहीं उनके स्वास्थ्य की जानकारी मांगी? ना अजय सिंह गया, ना इसके दोनों बेटे गए। ये जो आज लोगों के सामने कहीं ये कह करके सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, उनसे ये पूछने वाला हो कि जब तुम्हारा और आप पार्टी का समझौता था, जिनका बाई इलेक्शन था, अजय सिंह को 21 दिन की पैरोल पे था, चौटाला साहब की 21 दिन की फरलो मंजूर हुई थी, और चौटाला साहब जब फरलो मंजूर हो गई थी, मंजूर होने के बाद बॉन्ड जब भर दिए गए थे, तो उनके बॉन्ड को रोक लिया गया और रोक करके उसमें कंडीशन लगा दी कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लो। वो तो फरलों पे आ रहे थे, वो कौन सा कोई कहीं भाषण देने जा रहे थे, क्योंकि जिनका बाई इलेक्शन था, ये लोग डरे थे इस बात से कि कहीं अगर वो आए तो उससे कोई हालात ना कोई और तरह की बदल जाए। इसलिए इन्होंने उस वक्त केजरीवाल के साथ मिलकर के उनकी फरलों को रोकने का काम किया। 18 तारीख को तो ये कंडीशन लगाई जाती है, 17 को फरलो होती है, 17/1/2019 को फरलो होती है। 18/1/2019 को उनके ऊपर किसी पॉलिटिकल मीटिंग में एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लोगे, इस बात की कंडीशन लगा दी जाती है। और 19 तारीख को सत्येंद्र जैन जो होम मिनिस्टर था, जो जेल मंत्री था, उसकी तरफ से चिट्ठी लिख करके दी जाती है और कहा जाता है कि चौटाला साहब को तब तक ध्यान नहीं किया जाए जब तक जींद का उपचुनाव ना हो जाए। जब कंडीशन थी तो अगर चौटाला साहब किसी मीटिंग में जाते तो ऑटोमेटिक ही उनकी फरलो खत्म हो जाती, कैंसिल हो जाती। लेकिन क्योंकि आप पार्टी जिनका आपस में समझौता था जेजेपी वाला, और इन्होंने जानबूझ करके चौटाला साहब को इस तरह से रोकने का काम किया। मेरा सीधा साफ सवाल है कि ये सब लोग जो अब नोटंकी कर रहे हैं, अब क्योंकि चौटाला साहब रिहा हो गए, कल फिर इनके मुझे लगता है बहुत सारे बयान आएंगे, क्योंकि आज चौटाला साहब की रिहाई को सारे देश ने देखा है किस तरह से आज 46-47 डिग्री टेम्परेचर में भी हजारों लोग तिहाड़ जेल के सामने थे, हजारों लोग ही जो है
दिल्ली और गुड़गांव का जो बॉर्डर है उसके ऊपर आ जाए। चौटाला साहब को उन्होंने वेलकम किया और उन लोगों ने फिर से चौटाला साहब से कहा कि हम फिर आपके प्रदेश, आपके नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज जो लोगों का जुनून था, जो उत्साह था, उससे आज फिर बहुत तकलीफ हुई होगी। वही चौटाला साहब ने सीधा सा फैसला ले लिया। आज की तारीख में तो वो कहीं नहीं जा सकते, उनकी एक मजबूरी है, उनके हाथ में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने उनको सलाह दे रखी है कि अगर आप कहीं जाओगे, बाई चांस हाथ बेटा रखा जाए, तो दिक्कत हो सकती है, फिर उनको ठीक होना बड़ा मुश्किल है। कि जब तक हाथ आपका पूर्ण ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप कहीं भी मूवमेंट ना करें। लेकिन मैं भी चौटाला साहब की प्रेस के साथ जो बात कर रहे थे सुन रहा था, लोगों को एड्रेस कर रहे थे, वो भी मैंने सुना। उन्होंने बहुत कुछ तो लिखा है, अब मेरे पे कोई बंदिश नहीं है, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं खुल करके अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले सीधा, जैसे ही डॉक्टर मुझे कहेंगे कि अब आप किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हो, जा सकते हो, हमारी तरफ से आप बिल्कुल स्वस्थ, सीधा मैं टीकरी के बॉर्डर पे जाऊंगा। जाकर के जो किसान लंबे समय से इन 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, मैं उनके बीच में जाकर के न केवल उनके बीच जाऊंगा, बल्कि उस आंदोलन को मजबूत करने का काम। यहाँ टीकरी के बॉर्डर पे जाएंगे, वहीं सिंगू बॉर्डर पे भी जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाएंगे, पनबल पे भी जाएंगे और शाहजहांपुर के बॉर्डर पे भी चौटाला साहब जाएंगे। और इस किसान आंदोलन को और ज्यादा ताकतवर बने, इसके लिए पूरे प्रदेश के कार्यक्रम भी उनके बनेंगे। मुझे पत्रकार साथी ने पूछा कि चौटाला साहब के क्या कार्यक्रम है। मैंने उनसे कहा कि चौटाला साहब ना तो हमारे से पहले कहने से रुकते थे और ना आज रुके, उनके अपने फैसले हैं, वो अपनी सारी जिम्मेवारी उनको पता है कि मेरी क्या है। और उन्होंने जो मेरे से जिस पत्रकार ने पूछा, आज उन्होंने उस बात को फिर दोबारा से कोर्ट लगा दी कि मैं सीधा किसानों के बीच में जाऊंगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पहले दिन फैसला था कि हम इस किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे, इन काले कानूनों का विरोध करेंगे। मेरा क्वेश्चन है आपसे, चौटाला साहब क्या प्रोग्राम, फ्यूचर का प्रोग्राम क्या है सर? फ्यूचर मैंने बताया ना, उनके फ्यूचर के प्रोग्राम वो खुद निर्धारित करते हैं। और उन्होंने बड़ा खुद करके ये कहा है कि मैं सबसे पहले जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, सबसे पहले उनसे मिलूंगा, उनके बीच में जाऊंगा और उस किसान आंदोलन को अपना समर्थन नहीं बल्कि उसको एक बड़ी ताकत देने का काम करूं। और उसके बाद फिर प्रदेश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाकर के मिले। सरकार को किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों से बहुत जुड़ी हुई है। चौटाला साहब पहुंचते हैं तो सीधा सरकार से टकराव होगा। टकराव हो, ये सरकार ने देखना है कि सरकार टकराव चाहती है या सरकार लोगों की जो डिमांड है उस पर विचार करना चाहती है। हर हालत में सरकार जो है किसान की मांगों को मानना पड़ेगा। अगर टकराव करेगी सरकार तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये तो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री तो ये कहता था ना कि वहां पे जो किसान है वो हरियाणा का नहीं है। ये भी कहता था वहां किसान नहीं बैठा, वहां तो अलगाववादी बैठे हैं, वहां तो आरोप लगाता था खालिस्तानी बैठे हैं। अब रोज ही अखबारों में कहता है मेरी किसानों से अपील है, मेरा किसानों से निवेदन है। अब इसको किसान लिखने तो लग गए, बैन काट दिया कि नहीं काट दिया इसका।
और चौटाला साहब के आने के बाद तो मेरे ख्याल में रहेगा नहीं, केंद्र की सरकार के दिमाग में वो भी निकल जाएगा। एक सर अभी आपका फोकस जेजेपी से हटके एकदम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आ गया पिछले कुछ समय से। जेजेपी बीजेपी का तो बढ़िया मेट हो गया, ये कोई पार्टियां थोड़ी है। तो आपकी लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये से तो लुटेरों का गिरोह है। मैं इनको राजनीतिक दल नहीं मानता दोनों को आज की तारीख में। ये तो लुटेरों का गिरोह है। कोई व्यक्ति आप जैसे मुझे बता दे, इतने पत्रकार साथ के बैठे हो, ईमानदारी से ये बता दो कि राजनीतिक दल है या लूटने वाले लोग हैं। आज कहीं भी जाओ आप, हर आदमी इन पे सीधा आरोप लगाता है कि खाली प्रदेश को। नहीं सर, अब बात ये है कि अब ये जाट नेता की लड़ाई है क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा जाट नेता या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है झूठ की दुकान है, और झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चला सकती। अच्छा, मतलब जेजेपी एक तरह से खत्म ही है सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी के हाथों में खेलता है। इसीलिए तो पीड़ा है मेरी बात की। मैं आप बैठे हो, आप में से कोई ये बता दो जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें कोई किंतु परंतु हो, कोई मेरी बात में आपको लगे कि नहीं अवैधी, ये आप गलत आरोप लगा रहे हो, मैं आपकी बात को स्वीकार करके यहाँ से चला जाऊँ। सर आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जब मैं एमओपी था उस वक्त में सुभाष चंद्रा का जो इलेक्शन था राज्यसभा, उस इलेक्शन के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बैलेट पेपर पे स्टैंप क्यों नहीं किया, मोर क्यों नहीं लगाई, टिक क्यों नहीं किया, क्यों खाली छोड़ दिया, किसकी मदद करना चाहता था? और चंद्रा किसका उम्मीदवार था? सबको पता है कि बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार था, उन्होंने उसका नॉमिनेशन फाइल कराया। उसके बाद जो पेन बदला गया, आज भी रिकॉर्ड पे ये थी कि पेन बदलने वाला सिंह गोयल है और पेन दोबारा जाकर के रखने वाला जो है वो जयप्रकाश है। ये तो वोटों के सीरियल नंबर है, उसमें साफ पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कहा क्या फ्रॉड किया। ये जो आज आपने खुलासा कर रहे हैं सिंह गोयल वाला, ये किसकी रिपोर्ट है? सर मेरा सीधा क्वेश्चन ये रिपोर्ट मेरी है खुद की। अभय सिंह चौटाला की रिपोर्ट। हाँ, ठीक है। ये रिपोर्ट गलत नहीं है। मैंने अभी आप कह रहे हैं ऑन रिपोर्ट है, मतलब कि ये रिपोर्ट नहीं, ये करियर है, सीरियल नंबर जो है ठीक है, ठीक है। वो उसमें साफ है। आपके अपनी जांच में सिंह गोयल ने पेन बदला, जयप्रकाश ने रखा। सबको पता है, हर व्यक्ति को पता है। मैंने सोचा भी चंडीगढ़ पुलिस ने भी जांच कर ली थी, मगर शायद उसकी रिपोर्ट बना कर चंडीगढ़ पुलिस की तो जांच की रिपोर्ट आनी नहीं थी ना। सरकार में बैठे लोगों ने नपुंसक बना रखा है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बना रखा। तो आपके सामने इलेक्शन कमीशन जो है आज क्यों ये भाग रहे हैं भाई इलेक्शन कराने से? आज कौन सा, आप मुझे ये बताओ ना कि कोरोना की कौन सी महामारी, आज सब कुछ तो खुला है, आज कौन सी चीजें बंद है? रोज कहते हैं लॉकडाउन बढ़ा दिया, किस चीज का लॉकडाउन बढ़ा दिया आपको? तो आज सब कुछ खुला है कि नहीं? तो लॉकडाउन किस चीज का है? लेकिन भागते हैं पंचायत के चुनाव की डेट निकाल रखी है, इलाहाबाद का उपचुनाव क्यों नहीं कराते? कराओ। ये कांग्रेसी डिमांड क्यों नहीं करते इलाहाबाद के उपचुनाव की? इसलिए नहीं करते कि ये जैसे बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहेगी वैसे चलेगा। इसने अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए, आपके सामने स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के 19 एमएलए एक तरफ है, 11 एक तरफ। अगर वोटिंग होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का किसी कीमत में राज्यसभा का मेंबर नहीं बनता। फिर वो 11 एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के के खिलाफ वोट डाल दे, ये राज्यसभा में नहीं करती। बीजेपी ने जानबूझ करके कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। राजस्थान के अंदर कैंडिडेट खड़ा किया जहां इनके पास बहुमत नहीं था, जहां इनके पास वोट भी थे, जहां 20 वोट कम थे, वहां पे इन्होंने हॉर्स राइडिंग करने की कोशिश की। जहां 1 वोट चाहिए था वही इन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। इनको पता था कि 11-12 वोट ऐसे हैं जो हुड्डा को नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? तो ये सारे मिले हुए आपस में चोर मुझसे भाई है आज की तारीख। तकलीफ मुझे हुड्डा से नहीं है, हुड्डा को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से तकलीफ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए, हरियाणा के लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति जो उनका प्यार है, जो सम्मान है, आप देखना 3 लहर कोरोना की छुड़ी मैंने। पहली लहर जब कोरोना की आई थी, उस लहर के अंदर सरकार के हाथ पांव छूट गए थे। उस लहर पे अगर किसी ने काबू पाया तो देश की जनता। तो सर पिछली बार दीपेंद्र
जनता ने काबू पाया उसके ऊपर, जनता ने ही अपने आप को लॉकडाउन किया, जनता ने ही उसका इलाज किया कोरोना। दूसरी जब लहर आई तो हालत ऐसी होगी सरकार की कि ना दवाई बची, ना बेड बचे, ना ऑक्सीजन बची, ना इंजेक्शन बचे, कुछ भी नहीं, ना वेंटिलेटर बचे। हाथ खड़े हो गए थे, नहीं हो गए थे। सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल खत्म थी। इस पे भी लोगों ने काबू पाया। और अब तीसरी लहर के लिए अभी से लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई उस चीज का इलाज ही नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पहली लहर आई है, 1 मिनट बाबा हम लोग क्वेश्चन भी पुट कर रहे हैं, माफ कर लेना। पहली लहर आई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। अभी हमने 22 जिलों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करे और उन 22 के 22 जिलों के अंदर इस तपती धूप में 40-47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी हजारों लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए और कहीं मीटिंग में 1000 से कम की संख्या में लोग नहीं थे। हर जगह 200, 300, 500 लोग पार्टी में शामिल हुए। ये तो शुरुआत थी, पहली लहर आई है इंडियन नेशनल। दूसरी लहर आई कि चौटाला साहब जो लोगों के बीच में जाएंगे, तब आप देखना कितना बड़ा बदलाव इस प्रदेश में होगा। और तीसरी लहर नहीं आएगी हमारी, तीसरी सुनामी आएगी। ये जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस लहर में समुद्र से पार कैसे करते हैं, सारा दर्द निकलते हम छुटनी करते नहीं देखती तरह कि प्रदेश की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि नजर ही नहीं आएंगे। पूछ लो पुराना साहब, ये बाइक लेना पड़ेगा या यहाँ जो मैं तुम्हारी सुना दूंगा, अपने सुन ले। मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन है, चौटाला साहब जेल से आज़ाद हो गए, चौटाला साहब जेल से आज़ाद हो गए, उनका फ्यूचर का इमीडिएटली क्या प्रोग्राम है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी से टक्कर है या बीजेपी जेजेपी सरकार से टक्कर है? फर्स्ट प्रेफरेंस आपका कौन है, जिसको आप किसी जगह करते हैं? उन्होंने कहा चौटाला साहब जेल से आज़ाद हो गए हैं, अब उनका क्या कार्यक्रम है? क्या आपकी टक्कर आईएनएलडी की कांग्रेस है या जेजेपी से बीजेपी से है, क्या है? मैंने बहुत खुल करके आपको सही बात बताई है कि हमारा जेजेपी की जिसकी बात आप कर रहे हो, वो पार्टी आज राजनीतिक दल नहीं है, वो एक लुटेरों का गिरोह है। हर व्यक्ति हमारे प्रदेश का, इस देश का, जो हरियाणा के बारे में संबंध रखता है, वो खुद के ये कहता है कि आज सत्ता में बैठे लोग जो है वो लुटेरे हैं, वो अपराधी किस्म के लोगों के संरक्षण करने वाले लोग हैं। और हमने चीफ मिनिस्टर को, मैं तो चीफ मिनिस्टर मानता भी नहीं आज की तरह, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों को कहीं सार्वजनिक करने की बजाय उनको दबा रहे हैं। तो इसका मतलब जो चोर उचक्के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लुटेरे हैं, आज ये उनका सरगना है। इसलिए मैं इसको चीफ मिनिस्टर नहीं मानता, उनका सरगना मानता। दो क्वेश्चन हैं, ये कि चौटाला साहब की गैरहाजिरी में जो लीडर आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए थे, क्या वो वापस आना चाहेंगे? उनके लिए कोई संभावना बचती है? और दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, इसका एक इतिहास है। चौधरी देवीलाल को तो राजनेताओं की नर्सरी कहा जाता है। जो आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं आएगा नए पैदा करने, नहीं करता है, नए पैदा करने, नर्सरी है हमारी वही। आएगा तो आएगा उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। नहीं तो नया नेता पैदा कर लीजिए। हाँ, नए नेता को पैदा क्यों नहीं होते? पैदा ही होते हैं। आप मुझे बता दो, इतिहास है ये तो भाई। जो बड़े नेता थे जिनके बारे में कहते थे कि इनके बिना देश नहीं चलेगा, वो तो चलेंगे, देश चल रहा है। एक क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार जब से चौटाला साहब का पता लगा कि जेल से रिहा हो रहे हैं, तो अखबार में मीडिया उठ ही रहा है कि आपने पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा, चला के रखा। लेकिन 2019 में जो भगदड़ बची, आप सब लोगों के सामने है। नहीं 2000 में जान लगे जो आपने इतना संभाल के भी रखा, बहुत मेहनत की, SYL के बारे में जिलों में गए, अभी भी राष्ट्रीय सम्मेलन की, कि जो लोग 2019 में छोड़ के चले गए, तो उस वक्त क्या ऐसा उनको लगा था कि भी क्यों मतलब अभय सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो राजा बाहर नहीं आएंगे, क्या वो एकदम से कंफ्यूज हो गए, क्या हो गया? अब ये तो वो जाने और उनका परमात्मा जाने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहूंगा। लेकिन
अगर कोई भूला भटका हमारा साथी फिर घर वापसी करना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका वेलकम करेंगे। कोई संपर्क में सर बोला भटका कोई? संपर्क राजनीति में सबके साथ संपर्क है। मेरे आप लोगों से भी तो संपर्क है, तभी तो हम आपस में मिलते हैं लोग। अभय सिंह जी, आपने कहा था कि एलनाबाद का जो उपचुनाव होगा उसमें चौटाला साहब लड़ सकते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना? अगर कोई पाबंदी नहीं हुई तो, क्योंकि सीट तो एलनाबाद चौटाला साहब की थी, मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जो सीट थी, उनकी जो जगह थी, लोगों का जो विश्वास भरोसा उन पे था, मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में उस विश्वास को बढ़ा के रखा है, टूटने नहीं दिया। नहीं, इसमें पाबंदी वाला विषय में कोई हम लीगल जा रहे हैं कुछ लेने? कोई लीगल हिट हो सकती है। एक चीफ मिनिस्टर को 13 महीने, सजा 5 वर्ष की थी, कंडीशन ये 6 वर्ष की थी। सिक्किम का जो चीफ मिनिस्टर उसकी 13 महीने जब तक सजा को, मतलब 6 साल बड़ी कंडीशन को 13 महीने में थे। 4 साल 9 महीने पहले, 11 महीने पहले उनको अनुमति दे दी गई। अगर उनको दे दी गई तो फिर चौटाला साहब वाले में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक है, कानून कोई अलग अलग नहीं है किसी के लिए। बिल्कुल करेंगे, अपील भी करेंगे। मैं अपने जो लीगल सेल के लोग हैं, हमारे साथी हैं, उनके जिम्मे इस काम को लगाया हमने कहा कि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करो और जो अब तक के फैसले इसके सबके इलेक्शन कमीशन के हैं उस सबको देखो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जरूर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से ही मुझे लगता है कि सारा ठीक होना चाहिए। अभी अगर कोई दिक्कत होगी तो कोर्ट भी जा सकते हैं। एक चौटाला साहब, आपने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और आपने ये भी कहा अगर कोई भूला बिसरा दोबारा से पार्टी में आना चाहे तो आप स्वागत करें। मैंने नाराजगी तो करी नहीं, मैंने कहा नाराजगी है हुसैन चौटाला और दिग्विजय चौटाला के प्रति, तो अगर दोबारा से एक होने की क्या कोई संभावना या गुंजाइश मान सकते हैं? चर्चाएं चली किसकी बात कर रहे और हो? ओपी चौटाला जी के बाहर आने के बाद किन लोगों की बात कर रहे हो? क्या दूसरी चौटाला, दिग्विजय चौटाला? मैं जानता ही कौन दुष्यंत है, कौन से नहीं। आप किनका जिक्र कर रहे हो? कोई अच्छे लोगों की बात कर रहे हो। अभय सिंह जी, पंचायत चुनाव और नगर परिषद के चुनाव में डिले हैं, उसको लेकर के अब क्या असर रहेगा? आप बात करें और ओपी चौटाला जी भी आ चुके हैं। हम जिला परिषद का चुनाव जो है सिल्वर पे लड़ेंगे, नगर पालिका और नगर परिषद का चुनाव भी सिल्वर पे लड़ेंगे। पंचायत चुनाव सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। सरपंच का चुनाव तो गांव के लोग आपस में अपनी मर्जी से फैसले करते हैं किसको बढ़ाना है किसको नहीं बढ़ाना है, लेकिन ये राजनीतिक चुनाव है, इनको राजनीतिक तौर से लड़ेंगे। सर, लेकिन जो सरकार डिले कर रही है उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सरकार डरी भी है, इसलिए इसको डिले कर। आपने अभी चीफ मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कल परसों हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि किसान मैं चीफ मिनिस्टर की किसी बात को महत्व नहीं देता आजकल, इसलिए नहीं देता कि मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ सुबह, और आपके हर अखबार के अंदर चीफ मिनिस्टर की नई से नई ऐड लगी होती है, हर रोज एक नया झूठ बोलता है। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने हर रोज सुबह लोग परमात्मा का नाम लेते ही झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं देता। पर किसान आंदोलन के बारे में बोले, वो इम्पोर्टेंट था, अगर आपने सुना हो। उन्होंने कहा अब वहाँ पर किसान नहीं रह गए, चंद मुट्ठी भर लोग रह गए हैं, उनका वो किसान नहीं रहे। अब मुट्ठी तो भर लोग रह गए तो मुख्यमंत्री खड़ा कर देना विशुद्ध रूप उनको। से राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल एंगल जो रह गए। मुख्यमंत्री फिर रोज कहता है, धमकी देता है, डराता है, तो फिर उनको खड़ा कर दे। मुख्यमंत्री के पास बहुत बड़ी फोर्स है, फिर मुख्यमंत्री को फोर्स का यूज करना चाहिए। पता लगे ना मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं जाता कहीं कार्यक्रम बना के, किसान नहीं है इस प्रदेश में। नहीं, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थे कि मैं आज फलाने गांव के अंदर कार्यक्रम करने जाऊंगा, अब जाए, उसको पता लगेगा किसान इस प्रदेश में है कि नहीं, एहसास हो जाए। कैमरा में एहसास नहीं हुआ मुख्यमंत्री को, हो जाना चाहिए मेरे ख्याल। हिसार में, कैमरा में, कई जगह पे तसल्ली हुई तो है। कल अभी पता नहीं किस पेड़ में घूम रहे इनका हैं। जानकारी है कल क्यों की, जब वो किसान नहीं रहे, चंद मुट्ठी पर लोग रह गए। नहीं, पूर्ण मुट्ठी भर लोगों के बीच में जाए तो सही है, पता लगे वो मुट्ठी भर लोग हैं या वो इस देश का अंदर है, तो एहसास कराएगा।
बहुत धन्यवाद। हम आपको चाय पिलाता हूँ, छोड़ो बहुत सारा